राधे कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेरियस एक्ट्स। क्योंकि अभी हम पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं 1857 की क्रांति के बारे में, उनकी कॉजेज़ के बारे में और बहुत सारे सोशो रिलीजियस फैक्टर्स के बारे में जो कि 1857 की क्रांति से जुड़े हुए हैं। अब हम बात कर रहे हैं उन एक्ट्स की, उन लेजिस्लेशंस की जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा लगाए गए थे। क्योंकि हमने देख लिया है या हम पढ़ चुके हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत में 2 फेजेस में आते हैं, जिसमें कि पहले फेज़ में वो आते हैं इनडायरेक्ट रूल करने के बहाने से, यानी कि पहले जो वो आते हैं वो ट्रेड करने के पर्पज़ से आते हैं। लेकिन फिर वो 1837 से उनकी जो पॉलिसी है वो चेंज हो जाती है और वो फिर डायरेक्टली रूल करना भारत पर शुरू कर देते हैं। अब वो डायरेक्टली जो रूल कर रहे हैं वो लेजिस्लेशन के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बहाने यहाँ पर लेकर आते हैं और अपने आप को एम्पावर करते हैं। इन्हीं को आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले जो एक्ट आता है वो है रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में आता है। इस एक्ट के थ्रू उन्होंने बताया कि जो गवर्नर है बंगाल का, उसको इस एक्ट के ज़रिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया है। यानी पहले जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल में उसको बना दिया है। और पहला जो गवर्नर जनरल था बंगाल का वो था वॉरेन हेस्टिंग। और इसी एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की नींव रखी जाती है, यानी कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में खोला जाता है या इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया जाता है। इस एक्ट के तहत जो बताया गया था वो ये बताया गया था कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पॉलिटिकल फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा था उसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है। इसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त किए जाते हैं जो कि कमर्शियल फंक्शंस को देखते थे। कहने का मतलब ये है कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसमें जो बदलाव किया गया था उसमें 2 बोर्ड्स को इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, जिसमें कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल फंक्शंस को देखता था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल फंक्शंस को देखता था। इसके बाद चार्टर्स एक्ट ब्रिटिशर्स लेकर आते हैं। चार्टर्स एक्ट हर 20-20 साल पर अमेंडमेंट करने के बहाने से वो लेकर आते थे। हर 20 साल पर कुछ ना कुछ उसमें बदलाव किए जाते थे, अपने मुताबिक उनमें चेंजेस किए जाते थे और फिर से उसको पारित कर दिया जाता था। तो सबसे पहले जो चार्टर एक्ट आया था वो आया था 1793 में। इस एक्ट के बहाने बताया गया था कि जो इंडियन रेवेन्यू है वो होम गवर्नमेंट मेंबर्स के तनख्वाह के रूप में यूज़ की जाएगी। यानी कि जो भी भारत से जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा वो वहीं के जो गवर्नमेंट मेंबर होंगे उनको उनकी सैलरी देने के बहाने उसका यूज़ होगा। उसके 20 साल बाद फिर से वो चार्टर्स एक्ट लेकर आते हैं, यानी कि पहला जो आया वो 1793 में था और दूसरा जो एक्ट आया वो 1813 में आया। इस चार्टर एक्ट 1813 में बताया गया था कि जो ट्रेड पॉलिसी है, मोनोपोली जो था उसको पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया था, सिवाय टी के और चाइना के। और इसमें इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपीज़
इंडियन एजुकेशन के लिए पास किया गया था। यानी कि उन्होंने अपने मुताबिक अपनी सुविधा अनुसार एक्ट्स को तोड़ रहे थे, मरोड़ रहे थे और उसको अमेंडमेंट कर रहे थे। अब तीसरा जो चार्टर एक्ट आता है वो आता है चार्टर एक्ट 1833, यानी कि 20 साल बाद। दूसरा आया था, पहला आया था 1793, फिर दूसरा आया 1813, तीसरा आया 1833। इस चार्टर एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहा वो सबसे पहले रहे ब्रिटिशर्स के विलियम बेंटिक। इसमें लॉ मेंबर्स की भी नियुक्ति शुरू हो गई थी, जिसमें कि मैकुले थे, और जो लॉ का कोडिफिकेशन था वो भी शुरू हो गया था। यानी कि एक तरीके से कानून को एक प्रारूप दिया जा रहा था, कानून की एक रूपरेखा तैयार की जा रही थी। अब इसके बाद चौथा चार्टर एक्ट आता है, यानी कि अब 33 के बाद 20 साल के बाद अब जो चार्टर एक्ट लेकर आते हैं वो आता है 1853 में, यानी कि चौथा चार्टर एक्ट हो गया चार्टर एक्ट 1853। इस चार्टर एक्ट के मुताबिक जो लेजिस्लेशन है और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है। यानी कि जो लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस थे, सिस्टम, पॉलिटिक्स के जो सिस्टम है उसमें सेपरेशन लाया जाता है और एक लॉ कमीशन का निर्माण किया जाता है। यानी कि लीगल रिफॉर्म्स के लिए जो जितनी भी कानून में बदलाव करने हैं, सुधार करने हैं, उसके लिए एक लॉ कमीशन का निर्माण किया जाता है। और इसी फेज़ में, यानी इसी एक्ट के थ्रू सिविल सर्विसेज का एक कंपटीशन एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ओपन कर दिया जाता है। यानी कि जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम था अब उसकी इस एक्ट के थ्रू शुरुआत कर दी जाती है, उसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम उन्होंने शुरू किया। इसके बाद जो सिविल सर्विसेज के जो फादर माने जाते हैं, यानी कि फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, वो हम लॉर्ड कॉर्नवालिस को मानते हैं। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है वो 1800 में वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। यानी कि जो विलियम फोर्ट कॉलेज है उसको लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में इंडिया में इस्टेब्लिश किया। इसके अलावा जो मैकुले कमेटी बनाई गई थी, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं चार्टर एक्ट्स में कि एक लॉ को रिफॉर्म करने के लिए या उसको प्रारूप देने के लिए एक कमीशन बनाया गया था। अब इसके बाद 1854 में एक मैकुले की कमेटी बनाई गई जो कि लॉ के लिए मेरिट बेसिस पर रिक्रूटमेंट करती थी, रिकमेंड करती थी। सिविल सर्विसेज कमीशंस को बनाया गया था। यानी अभी चार्टर एक्ट 4 में, यानी कि 1853 में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें ओपनली एक सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम खोला गया था। और ये जो सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम, जो फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज के जो माने जाते हैं वो कॉर्नवालिस को माना जाता है, लेकिन सिविल सर्विसेज की अब कमीशन की भी नियुक्ति कर दी गई है जो कि 1854 में ही करी थी। इसके बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस एक रेगुलर पुलिस फोर्स की भी जो है इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। अब इसके आगे हम बात कर रहे हैं जुडिशियल सिस्टम की। यानी कि बहुत सारे यहाँ पे तो ये एक्ट्स के थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट थे वो ब्रिटिशर्स ने करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक उन्होंने अपने मुताबिक उस कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया भी। कई सारे एक्ट्स ला कर उनमें अमेंडमेंट्स करके वो अपने आप को एम्पावर तो कर ही रहे थे, अपने आप को डायरेक्टली रूल तो कर ही रहे थे इंडिया पर, इसके अलावा वो कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट भी कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं जुडिशियल सिस्टम की।
जुडिशरी में भी उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए, बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए। हम उन्हीं को अब डिस्कस करेंगे। इसमें कि जुडिशल सिस्टम में जो बदलाव किया था, सबसे पहले 1726 में मेयर्स कोर्ट इस्टेब्लिश होती है। मेयर कोर्ट जो कि मद्रास, कैलकाटा और बॉम्बे में इस्टेब्लिशमेंट होता है, उसकी स्थापना होती है। इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स की इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। यानी कि जो आपका सिविल कोर्ट है और जो क्रिमिनल कोर्ट है, इस्टेब्लिशमेंट वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किया जाता है। उसके बाद जुडिशरी में जो डेवलपमेंट होता है वो सेपरेट की जाती है। क्रिमिनल और सिविल कोर्ट जुडिशरी को वो किया था कॉर्नवालिस ने। यानी कि जो कॉर्नवालिस थे 1793 में जो सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट बनी थी, उनको अब सेपरेट जुडिशरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, अलग अलग जुडिशरी में उनको बांट दिया है। इसके अलावा लॉ कमीशन जो कि 1833 में आया था, जिसके मेंबर मैकुले थे, एल्डरसन थे, मिलेट थे और मैक्लॉयड थे। ये उस लॉ कमीशन के मेंबर्स थे। इसमें जो मेन काम था वो था आईपीसी का ड्राफ्ट करना। यानी कि जो इंडियन पीनल कोड है 1860 में उसको ड्राफ्ट किया था, जो कि मैकुले के द्वारा किया गया था। इसके बाद जुडिशरी में जो डेवलपमेंट हुआ वो था सर इलिजाह इम्पे के द्वारा, जिसमें कि इनको कैलकाटा में जो सुप्रीम कोर्ट था जो कि 1773 में इस्टेब्लिश किया गया था, ये उसके पहले चीफ जस्टिस नियुक्त किए जाते हैं। अब जुडिशरी में डेवलपमेंट हमने देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डेवलपमेंट देख लिया। अब हम कुछ ऐसे मेजर्स की बात कर रहे हैं जो कि भारत के लिए, इंडिया के लिए प्रोग्रेसिव बने। आगे उसके लिए एक जागरूकता का काम कर रहे थे। भारत के लिए एक पथ प्रदर्शन का आगे उनको नियुक्त किए गए थे। तो ऐसे मेजर्स हम उनको बोलते हैं प्रोग्रेसिव मेजर्स, जिसमें कि सबसे पहले हुआ था सती एबोलिशन। हमें मालूम है, पहले भी हमने पढ़ चुका है, राजा राम मोहन रॉय ने इस प्रथा को, एबोलिशन को हटाने में बहुत बड़ा सहयोग था। क्योंकि पहले अगर किसी लेडी के हस्बैंड अगर एक्सपायर हो गए तो उसके साथ में क्रीमेशन जो सेरेमनी होती थी, उसके साथ में उसकी वाइफ को भी सती कर दिया जाता था। तो ये जो प्रथा थी भारत के लिए एक तरीके से एक डेविल का काम कर रही थी, भारत को अंधकार में ले जा रही थी। तो 1829 में विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को हटाने का कार्य किया। दूसरा जो प्रोग्रेसिव मेजर हुआ वो था फीमेल इन्फेंटिसाइड एबॉलिश्ड। यानी कि जो महिला भ्रूण हत्या थी वो भी उस समय बहुत हो रही थी। 1870 में उसको भी एबॉलिश किया, क्योंकि पहले अगर किसी को पता चल जाता था कि किसी के जो है भ्रूण के रूप में अगर कन्या है तो उसका वो एबॉलिश कर दिया जाता था, मतलब उसको ख़त्म कर दिया जाता। तो इस प्रथा को भी 1870 में एबॉलिश कर दिया। इसके अलावा स्लेवरी यानी कि दास प्रथा को ख़त्म करने का जो कार्य था वो चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू किया गया था। ये भी एक प्रोग्रेसिव मेजर था। यानी कि पहले अगर किसी का कोई किसी से कर्जा लेता है और उस कर्जे को अगर नहीं चुका पाते हैं तो उसके पुश्तें निकल जाती थी। कृषि के लिए कर्जा ले रहे हैं या शादी के लिए कर्जा लेते थे ज़मींदारों से, और अगर उस कर्जे को अगर नहीं चुकाते थे तो उनके बच्चों के बच्चे उस कर्जे को पूरा करने के लिए उन जमींदारों के दास बन जाया करते थे। इस प्रथा को भी ख़त्म करने का जो कार्य किया था वो भी चार्टर एक्ट के थ्रू किया गया था, जो कि चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू स्लेवरी एबॉलिश कर दी गई थी। इसके अंत में
जो प्रोग्रेसिव मेजर हुआ था वो था एज कंसेंट। एज कंसेंट 1891 में ख़त्म कर दिया गया था। एज कंसेंट किसके लिए? क्योंकि पहले चाइल्ड मैरिजेस का जो है एक रिचुअल हुआ करता था, यानी कि बच्चे की छोटी उम्र में ही शादी कर दी गई और ख़ास करके लड़कियों की शादियाँ जल्दी कर दी जाती थी बिलो द एज ऑफ 12। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एज ऑफ कंसेंट लाया गया था, यानी कि जो चाइल्ड मैरिज थी उसको भी हटा दिया गया था, उसको भी एबॉलिश कर दिया गया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्रेसिव मेजर्स थे जो कि ये एबॉलिश किए गए और देश को एक तरीके से इन अंधविश्वासों से, इन जो है ऑर्थोडॉक्स से दूर किया गया था। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे ब्रिटिशर्स की जो कि जिन्होंने अपने अच्छे कामों से भारत में कंट्रीब्यूशन अपना दिया और भारत को एक नई दिशा दिखाई। यानी ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने जो है अपने ही एम्पावर किया, अपना ही तिजोरियाँ भरी या अपने ही भारत में भारत को ही शोषित किया। कुछ अच्छे बदलाव भी वो लेकर आए थे। कुछ ऐसे गवर्नर्स थे और कुछ ऐसे गवर्नर जनरल्स थे जिनके कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत ही अच्छे साबित हुए भारत के लिए, जिसमें कि सबसे पहले जो गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को, एक तो वो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम लेकर आए थे, दूसरा वो उन्होंने जुडिशरी को सेपरेट किया था। यानी कि जो एक तो जुडिशरी पावर्स को उन्होंने सेपरेट किया, सिविल, क्रिमिनल, और इस तरीके से वो उन्होंने जुडिशरी सिस्टम को लेकर आए और रेवेन्यू सिस्टम को उन्होंने सेपरेशन दिया। रेवेन्यू सिस्टम जो लेके आए थे उसको भी सेपरेट किया। उसके बाद जो गवर्नर आए वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। उन्होंने जुडिशियल सिस्टम्स में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए और लॉ का कोडिफिकेशन किया, यानी कि कानून की एक रूपरेखा, एक प्रारूप बनाया। इसके बाद जो गवर्नर जनरल आए वो थे कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। सिविल सर्विसेज की उन्होंने शुरुआत की, पुलिस सिस्टम, क्योंकि रेगुलर पुलिस फोर्स की उन्होंने शुरुआत की, और जुडिशियल रिफॉर्म्स को उन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया भारत में। फिर थे अगले गवर्नर जो थे वेलेस्ली। वेलेस्ली वो गवर्नर थे जिन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज जो 1800 में था उसकी शुरुआत की और आर्मी ऑर्गेनाइजेशन भी उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद अगले गवर्नर थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो कि एक तरीके से सोशो लीगल रिफॉर्म्स लेकर आए थे, क्योंकि विलियम बेंटिक के बारे में हमने पढ़ा कि अभी सती अबोलिशन जो कि 1829 में हुआ था उनके द्वारा ही शुरू किया गया था। और जो सप्रेशन था, यानी कि जो ठगी की जो सप्रेशन था, ठगी की जो व्यवस्था थी उसको उन्होंने सप्रेस किया था, उसको उन्होंने ख़त्म किया था। तो ये कुछ ऐसे गवर्नर्स थे जिनको अभी हमने डिस्कस किया है, जिनके कॉन्ट्रीब्यूशंस भारत के लिए एक तरीके से पॉजिटिव इफ़ेक्ट लेकर आए। अब यहाँ पर ये चैप्टर हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। नाउ वाइंड अप माय लेक्चर, और इसके बाद हम एक नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।